Welcome class. Today we will study chapter number 3, The Sultans of Delhi. In previous two video already we had completed the Slave dynasty, the Khalji dynasty, the Tughlaq dynasty. In this video we will complete the Sayyid dynasty and the last Lodi dynasty. Let's we start from Sayyid dynasty. If we will talk about the Sayyid dynasty period, it was 1414 to 1451 and the founder was Khizr Khan and his working period was AD 1414 to 1421. If we will talk about the Khizr Khan, he was a local governor and he called himself the Viceroy of Taimur. Viceroy वी नो वेरी वेल है ना. तैमूर मंगोल का जो शासक था उसने इंडिया पर आक्रमण किया था. कब? तुगलक डायनेस्टी के टाइम पर. तो तुगलक डायनेस्टी का एंड हुआ था और सैयद डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी. तो ये सैयद डायनेस्टी का जो फाउंडर था खिज्र खान, ये अपने आप को क्या बताता था कि वो तैमूर का वॉइसरॉय है. ओके, तो दैट्स वाई वहीं से खिज्र खान सैयद डायनेस्टी को स्टार्ट करता है. सैयद डायनेस्टी का जो शासन था वो दिल्ली और उसके सराउंडिंग रीजन तक ही सीमित था और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही सैयद डायनेस्टी चली. ओनली 1414 टू 1451 तक इसका एंड हो गया. देन लेटर कम्स लोधी डायनेस्टी. लोधी डायनेस्टी के टाइम पीरियड की यदि हम बात करें तो इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1451 टू 1526. जो लोधी डायनेस्टी के फाउंडर थे वो थे बहलोल लोधी और इनका जो वर्किंग पीरियड था AD 1451 टू 1489. बहलोल लोधी अफगान रूलर थे, है ना. वो कौन से रूलर थे, कहाँ से आए थे? वो अफगान से आए थे, तो उन्हें अफगान रूलर ही कहा जाता था. ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ग्लोरी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लोधी डायनेस्टी. हु? बहलोल लोधी. ओके, एंड नेक्स्ट एम्परर ऑफ that Lodi dynasty was Sikandar Lodi and his working period was AD 1489 to 1517. Sikandar Lodi was the greatest of the Lodi rulers. He controlled the Ganga Valley as far as Western Bengal also. He founded the new city of Agra in AD 1506 and made it his capital. जो सिकंदर लोधी था वो लोधी डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर में से एक था. उन्होंने गंगा वैली के साथ साथ वेस्टर्न बंगाल तक अपना शासन फैलाया और साथ ही साथ उन्होंने आगरा की भी खोज की थी. और कब की थी ये खोज? 1506 में. और आगरा को ही उन्होंने अपना कैपिटल बनाया था. इसके बाद लोधी डायनेस्टी के अगले सुल्तान आते हैं इब्राहिम लोधी, जिनका वर्किंग पीरियड था 1517 to 1526. इब्राहिम लोधी वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत. तो वो लोधी डायनेस्टी के तो लास्ट रूलर थे ही, लेकिन दिल्ली सल्तनत की जो 5 डायनेस्टी हमने स्टडी की इसके भी वो लास्ट रूलर थे, है ना. क्योंकि दिल्ली सल्तनत के पहले तो राजपूतों का शासन था और दिल्ली सल्तनत के बाद किसका हो गया था? मुगलों का शासन हो गया था, है ना. तो ये जो बीच का जो काल है 1206 टू 1526, इस बीच में कौन थे? दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो गया था, है ना. तो इब्राहिम लोधी जो थे वो लास्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के. और गाइज हमने फर्स्ट रूलर की बात की थी तो वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी का स्टार्ट किया था, जो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे. कब किया था इन्होंने? AD 1206 में. ओके, तो फर्स्ट रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव डायनेस्टी से उन्होंने स्टार्ट किया था और लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी जो कि लोधी डायनेस्टी के भी लास्ट रूलर थे और दिल्ली सल्तनत के भी लास्ट रूलर थे. ओके गाइस, यदि हम इब्राहिम लोधी की बात करें तो ये जो इनका जो बिहेवियर था वो बहुत हार्श था, क्रूल बिहेवियर के थे और ये अनपॉपुलर रूलर थे. एंड ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय द बाबर when in the first battle of Panipat in AD 1526.
देन हीज डेथ इज मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया, है ना, क्योंकि वो तो लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे और उन्हें किसने मारा था? बाबर ने मारा था। कौन सी बैटल में मारा था? पानीपत के, यानी कौन से युद्ध में मारा था? पानीपत की लड़ाई में किस किस के बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, और ये हुआ था 1526 में। तो इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारा था और फिर यहाँ से शुरुआत होती है मुगल एम्परर की। ओके, तो यहाँ पर अभी हमारा लोधी डायनेस्टी का एंड हो जाता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत का पूरा कंप्लीट हो जाती है, ऑल द 5 डायनेस्टीज कंप्लीट हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि एक्सपांशन ऑफ सल्तनत कैसे हुई थी। इफ यू विल टॉक अबाउट द अर्लियर कंडीशन, देन उस टाइम पे जो सुल्तान थे दिल्ली में क्या करते थे? मेनली वो कंट्रोल करते थे जो सेना से घिरे हुए किलेबंद इलाके होते थे या जो गैरिसन टाइप के प्लेस होते थे, उस तरह के प्लेसेस को ही सुल्तान कंट्रोल में करना पसंद करते थे। यदि हम बात करेंगे चैलेंजेस इन कंट्रोलिंग द किंगडम, तो some points we will study here. Okay, तो first is to control distant places was a difficult task. यानी उन लोगों को अभी आज के समय में तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई है, ट्रैवलिंग की सुविधा हो गई है, हम बहुत आसानी से हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं, कांटेक्ट इजीली हो सकता है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा कुछ तो नहीं था ना, तो जो राजा महाराजा लोग थे या सुल्तान थे, उन लोगों को लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था कि वो एक प्लेस में रहकर या अपने कैपिटल प्लेस में रहकर उनके कंट्रोल वाले सारे इलाकों पर नज़र रख सके या उन्हें कंट्रोल कर सके। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। यदि हम सेकेंड चैलेंज की बात करें तो जो रिबेलियंस, वॉर एंड बैड वेदर जो होते थे, ये सबसे बड़ी बाधा बनते थे इनके जो सुल्तान हैं उनके सारे वर्क में, है ना। रिबेलियन यानी विद्रोही लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, आक्रमण कर देते थे, तो उनसे भी उन्हें बचना होता था। बैड वेदर की वजह से भी उनके लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती थी, जिसे भी उन्हें फेस करना होता था। तो इस तरह से ये चैलेंजेस भी उनके सामने आते रहते थे। देन थर्ड इज द किंगडम ऑलवेज फेल्ट द डेंजर ऑफ मंगोल इन्वेशन फ्रॉम अफगानिस्तान। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि तुगलक डायनेस्टी के टाइम में कौन आया था? तैमूर आया था, आमिर तैमूर आया था। कहाँ से? मंगोल से। तो ये तब पहुंचा था, लेकिन मंगोल के जो है शासक लोग, ये शुरुआत से ही इंडिया पर आक्रमण करने की तैयारी करते थे, बार बार आते थे, ट्राई करते थे, कोशिश करते थे। तो इस वजह से भी उन्हें बहुत सारी समस्याओं से घिरे रहना पड़ता था, है ना। डेंजर होता था उनके लिए मंगोल इन्वेशन फ्रॉम अफगानिस्तान, ठीक है। वन वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज वॉज कि द गवर्नर कुड रिबेल एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान वीकनेस। तो जो गवर्नर्स होते थे, यानी हर राज्य में कुछ गवर्नर्स भी रहते, तो जब भी सुल्तान किसी पॉइंट पर वीक हो जाता था, तो ये गवर्नर अपने ही राज्य के सुल्तान पर आक्रमण कर देते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज इनके सामने, सुल्तान के सामने होता था एक्सपांशन का। यदि हम एक्सपांशन की बात करें दिल्ली सल्तनत के टाइम पर, तो बेटर एक्सपांशन जिसने किया था तो वो थे गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, है ना। तो ये तीनों रूलर का नाम एक्सपांशन के लिए हमको अच्छे से याद रखना चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, द एक्सपांशन कैंपेन्स। इफ यू विल टॉक अबाउट द एक्सपांशन कैंपेन, देन the sultans adopted two sets of expansion campaign. First is campaign along the internal frontier and second is campaign along the external frontier. If we will talk about the internal frontier, then internal frontier of the sultans means the frontier along the garrisons towns that were controlled by the sultan. तो इसमें क्या होता है कि जो गैरिसन टाउन होते, जो किले बंद टाइप के एरियाज होते थे, टाउन्स होते थे, तो जो सुल्तान होता था उसे कंट्रोल करता था, और साथ ही साथ उसने जो हिंटरलैंड्स लैंड बोलते हैं उसे कंट्रोल करना उन्होंने शुरू कर दिया था और अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने लगा था, यानी मजबूत बनाने लगा था। सुल्तान ने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए या मजबूत बनाने के लिए क्या करना स्टार्ट कर दिया? उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया, है ना। फॉरेस्ट कट करना शुरू कर दिया, और इससे क्या हुआ कि जो हंटर्स है ना,
और पेस्टोरियल्स है यानी कि शिकारी और जो चरवाहे हैं वो उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो तो कहाँ रहते थे पहले, फॉरेस्ट में रहते थे, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने फॉरेस्ट को कटिंग करना शुरू कर दिया, फॉरेस्ट कम करने लगे और वो जो लैंड था उसे एग्रीकल्चर के लिए फार्मर्स को या पीजेंट को देना शुरू कर दिया और एग्रीकल्चर्स को उन्होंने इनकरेज करना शुरू किया। सुल्तान ने एक्सपांसन प्रोसेस के अंतर्गत क्या शुरू कर दिया, उन्होंने किले बनाने शुरू कर दिए, न्यू न्यू टाउन बनाने शुरू कर दिए ताकि वो ट्रेड को प्रोटेक्ट कर सके, ट्रेड रूट बना सके, एक इलाके से दूसरे इलाके में ट्रेड करना, व्यापार करना बहुत आसान हो जाए, है ना। तो नाउ लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सटर्नल फ्रंटायर। ओके, अब इंटरनल फ्रंटायर को बढ़ाने के लिए या आंतरिक सीमा को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रोसेस किए तो हमने पढ़ लिया। अब एक्सटर्नल फ्रंटायर को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या शुरू किया कि जो मिलिट्री की जो हेल्प है वो लेना शुरू किया, मिलिट्री को अपना मजबूत बनाया और मिलिट्री की हेल्प लेना शुरू किया। एक्सटर्नल फ्रंटायर को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी का माना जाता है और मोहम्मद तुगलक का माना जाता है ना। और उस टाइम पर सुल्तान्स ने एक दूसरे पर आक्रमण शुरू कर दिया, बाहरी लोगों पर, बाहरी सुल्तान्स पर आक्रमण शुरू कर दिया और वहाँ से हॉर्सेस, एलिफेंट्स, स्लेव्स, गोल्ड, ज्वेलरी ये सब लेकर आना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से इन्होंने अपने एक्सटर्नल एक्सपांशन प्लान या एक्सटर्नल फ्रंटायर को बढ़ाने के लिए प्रोसेस शुरू करी। नाउ लेट्स वी मूव फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। We get information about the Delhi Sultanate from many sources such as histories, the account of foreign travelers and court chronicles or tawarikh, inscription, coins, architecture, etc. However, the most valuable source of information of this period are tawarikh. यानी सबसे वैल्यूबल सोर्स कौन सा है इन्फॉर्मेशन का दिल्ली सल्तनत के टाइम पर, तवारीख एंड द अकाउंट ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हिस्ट्री के सोर्सेस में हमने रेस्ट आर द थिंग्स के बारे में तो अच्छे से पढ़ा है। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमको मिली थी तवारीख से और अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स से, है ना। अब ये तवारीख टर्म है क्या, ये है प्लूरल फॉर्म ऑफ तारीख। जो प्लूरल है तारीख का उसे हम तवारीख बोलते हैं। ओके, क्योंकि एक ही तारीख, एक ही नहीं मिली है ना तारीख एक ही दस्तावेज मिला है क्या, नो, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, तो इसलिए प्लूरल फॉर्म ऑफ तवारीख। दे आर द कोर्ट क्रोनिकल, है ना, कोर्ट में बैठकर या महल में बैठकर जो लिखते थे तो वो हो जाता है तवारीख। दीज आर रिटन इन पर्सियन लैंग्वेज, दे वेर द रिटन बाय द सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स एंड कर्टियर्स। ओके, तो जो भी महल में बैठते, ये सारे लोग महल में बैठते थे ना, तो इन्होंने तवारीख लिखा था। ओके, यदि हम तवारीख में किस तरह से चीज़ें होती थी या उसके ऑथर क्या लिखते थे, तो वो क्या करते थे, इवेंट को डिस्क्राइब करते थे, सुल्तान्स को किस तरह की एडवाइस दी जा रही है, गवर्नेंस किस तरह से चल रही है, तो ये सारी चीज़ें वो लिख कर रखते थे। तो वही आज हमको एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री काम आ रही है ना। Authors did not provide information about the lives of ordinary men and the women. तो जो ऑथर होते थे तवारीख के या अकाउंट ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर, तो ये सारे लोग जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते थे, करेक्ट इंफॉर्मेशन जो नॉर्मल लोग होते थे, ऑर्डिनरी मैन्स एंड वुमेन होते थे उनके बारे में। अब वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो तो सिटी में रहते थे, दिल्ली में रहते थे, है ना। तो इस वजह से वो विलेजेस में नहीं रहते थे, इस कारण से वो उनके बारे में सही डिटेल नहीं लिखते थे या कुछ लिखते भी नहीं थे। एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जनरली उन लोग अपने क्रॉनिकल्स में क्या लिखते थे, तारीफ करते थे, सुल्तान की तारीफ करते थे ताकि उन्हें रिवॉर्ड्स मिल सके, गिफ्ट मिल सके, है ना। यदि वो बुराई करेंगे तो उन्हें गिफ्ट क्यों देंगे, सुल्तान नहीं दे देंगे ना। तो उनकी तारीफ उस समय की जाती थी क्रॉनिकल्स के द्वारा। जो ऑथर होते थे वो अपने रूलर्स को एडवाइस करते कि जो बेटर आइडियल सोशल ऑर्डर होते उन्हें अच्छे से एज अ इंस्क्रिप्शन हम सेफली रख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से वो एडवाइस करते थे और रूलर्स या सुल्तान उसे उस तरीके से रखते थे। तो जो
आज हमारे लिए एज अ गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री काम आते हैं, है ना। तो नाउ वी हैड कंप्लीटेड ऑल द पोर्शंस ऑफ दिल्ली सल्तनत हेयर। थैंक यू गाइस।